हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ धनंजय। और मैंने एक साइंस से रिलेटेड क्लास 10th के एनसीईआरटी से एक टॉपिक था जो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी वीडियो अपलोड की है। तो वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की है, उसकी लिंक मैंने शेयर की है। वॉच द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन इज़ ओपन टू यू। सो हाय एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ धनंजय। और आज अपन एक क्लास 10th की एनसीईआरटी का, साइंस की एनसीईआरटी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसकी हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर काफ़ी सिस्टम अपन पढ़ेंगे और काफ़ी अपन को पढ़ने हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो काफ़ी इजी टॉपिक है और अपन डिटेल में जितना एनसीईआरटी कवर करती है उतना अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भाई ब्लड क्या होता है। सो व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई पहली बात तो मुझे इसी चीज़ पे डाउट हो गया कि भाई ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो टर्म लिखी है ये क्या होती है। देखो 9th क्लास के अंदर अपन ने टिश्यू के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है, कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। बट एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। टिश्यू के जो टाइप्स हैं, हाँ, टिश्यू के जो टाइप्स हैं, एक बार सिर्फ एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई टिश्यू जो अपन ने पढ़ा था 9th क्लास में वो यहाँ कैसे कनेक्ट होगा। टिश्यू के जो टाइप्स है वो, जैसे पहला है नर्वस टिश्यू, दूसरा है मसल टिश्यू, तीसरा जो अपन ने कभी पढ़ा था वो था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इसकी अपन अभी बात नहीं करेंगे, ना ही मसल की करेंगे ना ही नर्वस टिश्यू की करेंगे। अपना जो अभी पढ़ने का टॉपिक है वो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। तो अपन अभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू फिर जो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगा वो एक ऑर्डिनरी टिश्यू होगा, ऑर्डिनरी टिश्यू, और एक होगा स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू के जो पार्ट्स हैं उसे अपन कहते हैं बीबीसी, दैट इज ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज। तो ये जो ब्लड है ये है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा इस पहली लाइन के बारे में कि भाई हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू था क्या। अब जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो वो इजीली याद रहने के लिए होती है। सेकंड पॉइंट जो अपन बात करेंगे ब्लड के बारे में, पहली पॉइंट मैंने ये बता दिया कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू के जो टिश्यू के टाइप्स है वो मैंने 9th क्लास से कनेक्ट कर दिया। अब आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ भाई अपन क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये एक ट्रांसपोर्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स एंड metabolic waste and CO2 from cell। देखो इसके अंदर दो बातें कही गई हैं, एक लिखी हुई है टू सेल, टूवर्ड्स द सेल, और एक चीज यहाँ पे कही गई है, एक चीज यहाँ पे कही है CO2 फ्रॉम सेल। तो ये दो चीजें हैं। ब्लड के डबल सर्किट सर्कुलेशन के अंदर अपन ये दोनों चीज़ें देख लेंगे कि भाई आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सेल्स की तरफ, और मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 का फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से मतलब अपोजिट साइड में। तो ये दो चीज़ें अपन जब डबल सर्किट सर्कुलेशन अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। तीसरा जो पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कि भाई मुझे ये बताओ कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो इसकी अपन बात करेंगे, ये होता है बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो।
अब ये बोन मेरो क्या होती है, देखो भाई, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर एक खोखला हिस्सा होता है बीच के अंदर, इसको अपन बोन मेरो कहेंगे। तो एडल्ट के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है वो बोन मेरो के अंदर होता है, जबकि एम्ब्रियो या न्यू बोर्न की अगर मैं बात करूं तो वो स्प्लीन में होता है। और ये दोनों ही चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तो अपन को ये ध्यान में रखनी है। तो जो बोन मेरो में होगा ये एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो ये होगी स्प्लीन के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का। तो जो एक टिपिकल, जो अप्रोक्स 18 ईयर्स का जो एडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो अप्रोक्स 5 लीटर की होती है। 5 लीटर। अब अपन बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्लड मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मटेरियल होते हैं जो कंबाइन होकर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी अपन इसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड। पार्ट्स ऑफ ब्लड। हैंड राइटिंग की ये आईपैड पे थोड़ी जो पेंसिल है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हैंड राइटिंग की आप टेंशन ना ले, बाकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। तो जो पार्ट्स ऑफ ब्लड के अंदर बात करेंगे उसको अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला है फ्लूइड पार्ट, मतलब जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट। और जो सेकंड है उसे अपन कहेंगे सॉलिड पोर्शन या सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंदर मेनली जो होता है पार्ट उसे अपन प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 55% कवर करता है। सपोज 1 लीटर अगर अपन ब्लड की बात करें तो उसके अंदर 55% तो या 550 ग्राम्स तो सिर्फ प्लाज्मा ही होगा। बाकी का जो सॉलिड पार्ट होगा वो जो बच गया फिर वो 45% ये होगा सेलुलर पार्ट, जिसके अंदर सेल्स आ जाएंगे। दोनों को अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा है जिसकी अपन ने यहाँ बात की, इस प्लाज्मा के अंदर भी अगर दो चीज़ें मैं डिवाइड करूँ, इस प्लाज्मा को भी दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करूँ, तो इसके अंदर 92% तो वाटर है। लिक्विड पार्ट है तो ऑब्वियसली वाटर तो होगा, बट वाटर है कितना परसेंट? इट इज़ 92%। और जो बच गया 8% जो बच गया वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन बात करते हैं कि ब्लड सेल्स की जो फ्लूइड पार्ट अपन ने देख लिया, अब अपन सॉलिड पोर्शन की बात करते हैं जिसके अंदर सेल्यूलर पार्ट को अपन ने कवर करना है। अगर सेल्यूलर पार्ट की बात करूँ तो इसके अंदर ब्लड सेल्स आएंगे। ब्लड सेल्स। और ये जो ब्लड सेल्स है इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला है आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। देखो वन बाय वन अपन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। इन्हें क्या कहते हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है और इनका काम क्या होता है, ये दो तीन चीज़ें अपन तीनों के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरबीसी की, तो बाकी के दो को एक बार रब कर देंगे। अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, साइट्स का मतलब तो देखो सेल से है, और इरिथ्रो का मतलब होता है रेड इन कलर। रेड इन कलर, तो वो सेल्स जो रेड इन कलर हैं और ब्लड के अंदर फ्लो हो रहे हैं उनको अपन आरबीसी कहेंगे। तो आरबीसी का एक नाम
इरिथ्रोसाइट्स भी होता है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अंदर अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अपन ये देखेंगे कि कंटेन ए प्रोटीन जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर देखने को मिलता है। इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही इस रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स हैं, इसका जो कलर लाल है वो मेनली इस प्रोटीन की वजह से ही है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तीसरी बात अगर इसके बारे में की जाए, आरबीसी के बारे में, तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सो नो न्यूक्लियस। मेच्योर आरबीसी की अपन बात कर रहे हैं। मेच्योर आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अगर लाइफ स्पान की बात करें, तो ये अप्रोक्स 120 डेज की इनकी लाइफ साइकिल होती है। एक आरबीसी बना, सपोज दिस इज आरबीसी, ये 120 डेज के बाद डी नेचर हो जाएगा। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपने सुना होगा। बाकी ये चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी अपन को नहीं कवर करनी। तो लाइफ स्पान हो गया 120 डेज का, और ये सारे के सारे बनते हैं बोन मेरो के अंदर। सॉरी, ये सारे के सारे बनते हैं बोन मेरो के अंदर। अब अपन दूसरी एक बात करते हैं, दूसरा जो टाइप है सेल का, उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। उसका नाम है WBC। द सेकेंड वन इज WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी अपन यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भी इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है। वाइट ब्लड सेल, जैसे अपन ने यहाँ डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स भी कह रहे थे, वैसे ही WBC को वाइट ब्लड सेल अगर कहेंगे तो इसके अंदर बायोलॉजिकली जो टर्म देंगे उसे कहेंगे ल्यूकोसाइट्स। सॉरी, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोज का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर कोई कलर नहीं हो, या वाइट कह सकते हैं अपन, और साइट का मतलब सेल ही होता है। तो दीज सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है। मेनली जो प्राइमरी फंक्शन है WBC का, दे इम्पार्ट इम्यूनिटी। मतलब बॉडी के अंदर डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो सोलली डिपेंड ऑन WBCs। अब ये कहाँ बनते हैं, ये भी रेड बोन मेरो के अंदर ही बनते हैं। और क्योंकि यहाँ नो हीमोग्लोबिन, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए कलर भी रेड नहीं होता। NCERT के अंदर डिस्कस किया हुआ है इसका टाइप्स, तो अपन को भी यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि भाई WBC के कौन से दो टाइप्स हैं। WBC के टाइप्स, तो WBC के जो दो टाइप्स हैं, अगर उनकी बात करें तो पहला है ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल, और ग्रेन्यूल्स का मतलब, ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, मतलब दाने की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ए ग्रेन्यूलोसाइट, ए मतलब एब्सेंट, तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेन्यूलोसाइट्स को याद करने का इसके ग्रेन्यूलोसाइट्स के फिर 3 अलग अलग पार्ट है। याद करने का काफ़ी सिंपल सी जो ट्रिक है उसे बैन कह देंगे। आपने जब आप 5th-6th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो आपने एक कार्टून देखा होगा, बेन 10 करके आता था, तो उस हिसाब से अपन इसको याद करेंगे, BEN, बैन। तो बी जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज बेसोफिल, E फॉर इओसिनोफिल, एंड N फॉर न्यूट्रोफिल। और ग्रेन्यूलोसाइट्स जो होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रोफिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, अब ग्रेन्यूलोसाइट्स के टाइप्स है तो ऑब्वियसली ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के भी टाइप होंगे। इसको याद करने का तरीका है ml, मिलीलीटर कह सकते हैं अपन एक तरीके से।
M for monocytes, and L for lymphocytes. जो लिम्फोसाइट है वो फिर 3 तरीके के पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। तीनों के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि हाँ भाई, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है उसके जो लिम्फोसाइट्स है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। सिर्फ नाम याद रखने हैं, कौन क्या फंक्शन करता है, किसका ओरिजिन कहाँ है, ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है अभी। तो पहला है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स। द सेकेंड वन इज बी lymphocytes, B lymphocytes, and these are the T lymphocytes. B का मतलब बोन मेरो एंड T का मतलब थाइमस। ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, मैंने जस्ट बता दी है आपको, दिमाग में रहे तो बहुत अच्छी बात है। जो तीसरी सेल्स की बात करेंगे, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और जो कि आपको नोट लगा कर लिख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो WBC के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि जो मोनोसाइट है वो जब मैच्योर होते हैं या डिफ्रेंशिएट जब हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट, तो ये बना लेंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बट डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है अभी। जो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। और दूसरा जो नोट लगा के पॉइंट लिखना है वो ये है कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल, ये मेजरली जो पार्ट कंसिस्ट करते हैं मेजर फेगोसिटिक सेल, फॉर एन एंटीजन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म रिएक्ट करेगा, उनके अंदर मेजरली मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। अब एक छोटा सा बट येट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तीसरा टाइप है सेल का, या सी से अगर रिप्रेजेंट करें, उसे अपन कहेंगे प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। सबका एक नाम है और उसका दूसरा सिनोनिम भी है, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर बात करें कि ब्लड में कितना होता है, कितना अमाउंट होता है प्लेटलेट्स का, तो 3 मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, 3 मिलियन है ये। सेकंड पॉइंट है एवरेज लाइफ की। अगर अपन बात करें कि भाई एवरेज लाइफ इसकी कितनी होती है प्लेटलेट्स की, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कह रहे हो, ये 10 डेज की होती है। 10 डेज, हर 10 दिन बाद ये नए बनेंगे। और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी, ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लड क्लोटिंग के अंदर, और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, नो न्यूक्लियस। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होती है भाई, देखो जब आप छोटे थे, एक्चुअली आप अभी भी छोटी हो, 10th क्लास के अंदर ही हो आप, तो खेलते टाइम कभी कभार लग जाती है और ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो बाहर आने लगता है उस कट से। तो वो ब्लड, अगर उसका बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो वो ब्लड तो पूरा का पूरा ही वो बाहर निकल जाएगा। तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा जिस जगह लगी है वहाँ कुछ खरोट टाइप आप जिसको कहते हो, तो वो खरोट क्या है, वो एक्चुअली प्लेटलेट्स ही है। वो प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो सेल्स होती है, वो उस जगह पर आकर डिपॉजिट होती है जिस जगह पे लगी हुई है, और थोड़ी देर बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वो बंद हो जाएगी। तो ये है प्लेटलेट्स की बात। अब अपन एक अब अपन ने तीनों टाइप के सेल्स पढ़ लिए। अब अपन ये देखेंगे कि ब्लड के फंक्शन क्या है भाई, ब्लड का काम क्या है।
आपने ठीक है समझा दिया कि ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, बट आप मुझे ये भी तो बताओ कि ब्लड का काम क्या है मेरी बॉडी के अंदर, और ब्लड ना हो तो क्या होगा। तो अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये सबको पता है, बट दो तीन पॉइंट है जो सबको नए से लगेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 between environment and tissues। ऑक्सीजन और CO2 का जो ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड ही करता है, बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड ही करता है। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, CO2 एक्सहेल करते हो, तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गई है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, आपने आज जो भी फूड खाया है वो बॉडी के सर के बाल से जो सेल है, बाल के अंदर जो रूट्स के अंदर लिविंग सेल है, वहाँ से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी भी सेल्स हैं उनको सबको न्यूट्रिएंट चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए और सबको अपनी CO2 बाहर छोड़नी है। ये सारा काम ब्लड का करता है। तो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। सॉरी। तीसरा है पीएच को रेगुलेट करता है। पीएच को रेगुलेट करते हैं। पीएच को रेगुलेट करने का सीधा सा मतलब है कि H+ और जो OH- आयन है इनको रेगुलेट करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क। अभी अपन ने देखा था कि भाई WBC जो थे वो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते थे, तो ये इम्यूनिटी रिलेटेड जो वर्क है वो वहीं से आया है। तो ये भी ब्लड का ही एक काम हो गया। सेकंड लास्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। हॉर्मोन्स की हॉर्मोन्स के बारे में आपको पता होगा, जो बॉडी के अंदर जो माइन्यूट अमाउंट के अंदर सीक्रेट होने वाली जो हॉर्मोन्स है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज थायरोक्सिन हार्मोन, अब वो सीक्रेट तो होगा गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से, बट उसकी नीड जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी बॉडी को ही होती है। तो गले से जो सिक्रेशन हुआ है उसको पाँव तक, बालों तक, शरीर के हर एक बॉडी पार्ट तक, सेल तक पहुंचाने का जो काम है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। लास्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी के अंदर वो प्रोडक्ट जिनका बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं है उनको एक्सक्रीट करने का जो काम है वो ब्लड ही उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जो एक्सक्रीशन के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरी बात हो गई ब्लड से रिलेटेड की, भी अपन ने ब्लड पढ़ लिया। ब्लड के अलावा एक छोटा सा पार्ट है लिम्फ, उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें अभी ओरली बता देता हूँ। ब्लड के अलावा एक लिम्फ नाम का लिक्विड भी शरीर के अंदर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है। अब अपन बात करते हैं ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड को जो फ्लो होता है, ब्लड का बॉडी के अंदर जो फ्लो है ये ओपन टाइप का तो होता नहीं कि भी अपन को शरीर के अंदर कहीं से भी पूरा जो बॉडी है वो पूरी ब्लड से फिल्ड है, ऐसा तो है नहीं। ब्लड एक सिस्टम के अंदर फ्लो होता है। पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पाइप्स जैसे वेसल के अंदर फ्लो होता है। कुछ वेसल्स होती हैं, कुछ मोटी, कुछ जिनका डायमीटर थोड़ा कम होता है, कुछ और जिनका डायमीटर और भी कम होता है। इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, बट अपन को अभी ये देखना है कि ये ब्लड फ्लो कैसे करता है।
ब्लड फ्लो की अगर बात करें तो ब्लड फ्लो कुछ पाइप्स की फॉर्म के अंदर, वेसल्स के अंदर होता है, जिन्हें अपन ब्लड वेसल कहते हैं। ये ब्लड वेसल मेनली दो टाइप की होती है। पहली जो ब्लड वेसल है जिन्हें अपन आर्टरीज कहते हैं, दूसरी है वेन्स। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ें इन दोनों के अंदर, दो दो पॉइंट अपन को लिखने हैं, और वो दो पॉइंट ही डिस्कस कर बता देंगे कि ये आर्टरी का काम है या वेन्स का काम है। आर्टरीज क्या होती है भाई? ब्लड वेसल्स in which oxygenated blood flows। मतलब वो ब्लड वेसल या वो पाइप्स जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिनके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा है, या यूँ भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट है, CO2 की नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है ये है ट्रांसपोर्ट ब्लड अहेड ऑफ हार्ट। मतलब अगर ये हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, तो इससे दूर ले जाने का जो काम है ब्लड को, हार्ट से दूर, ये काम है आर्टरीज का, अवे। ये है आर्टरी का फंक्शन। और यहाँ पर जो वेन्स है, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनके अंदर CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ये टूवर्ड्स दी हार्ट, ब्लड को टूवर्ड्स दी हार्ट फ्लो करवाने का काम करती है। मतलब ये है, अगर हार्ट है 4 चेम्बर्ड हार्ट, तो इसके पास लाने का जो काम है वो वेन्स का है। एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। 1 मिनट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है ये काफ़ी लेंदी हो जाएगी। डेमो वीडियो के हिसाब से मैं ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ। डबल सर्कुलेशन, NCERT के अंदर एक प्यारा सा डायग्राम बनाया हुआ है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं यहाँ पे जो बनाने वाला हूँ वो ईजी है, ईजी टू लर्न है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। हार्ट 4 चेम्बर्ड है, ये हो गए 4 चेम्बर। ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऑरिकल्स है, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ जो है सपोज यहाँ पर बॉडी टिश्यूज हैं, यहाँ पर लंग्स को ऊपर रख देते हैं और बॉडी टिश्यूज को या सेल्स को नीचे रख देंगे। अब देखो, लंग्स से जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो ब्लड आएगा लंग्स से, ब्लड जाएगा लेफ्ट ओरिकल्स के अंदर, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो बॉडी टिश्यूज के अंदर जाएगा। अब क्योंकि लंग्स से ब्लड निकला है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 की मात्रा कम है। बट ये बॉडी टिश्यू के अंदर जाएगा इस पार्ट में, तो यहाँ सारे के सारे बॉडी टिश्यूज, लंग्स, सारे के सारे बॉडी टिश्यूज ब्लड वेसल के अंदर डाल देंगे अपने सारे टॉक्सिक मटेरियल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 ज़्यादा हो गई। राइट ओरिकल के अंदर ब्लड आया राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया सीधा लंग्स के पास। ये है पूरा ब्लड का फ्लो। बैटरी थोड़ी सी कम है, बाकी की बातें अपन कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।